नमस्कार साथियों, वंदना अकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम ईवीएस की यानी पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण विधियां पढ़ेंगे। अगर आपको एक बार ये शिक्षण विधियां पता चल जाती हैं तो आपकी पूर्ण पेडागोजी पर पकड़ बन जाती है और फिर मतलब आपके 30 में से 30 नंबर अवश्य आते हैं, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव पॉइंट और आपकी पेडागोजी यही मेन चीज़ें होती हैं सीटेट पास करने के लिए। तो चलो आज हम ईवीएस की शिक्षण विधियाँ पढ़ेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है आपकी प्रेक्षण विधि यानी ऑब्जर्वेशन मेथड। तो ये ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है, ठीक है, और इसे हिंदी में हम बोलते हैं प्रेक्षण विधि। मनुष्य हमेशा अपने चारों ओर होने वाली भौतिक एवं सामाजिक घटनाओं को लगातार देखते हैं। ये परीक्षण की प्रक्रिया ही थी जिसने संसार को कुछ महान वैज्ञानिक दिए। एनसीईआरटी के द्वारा प्रकाशित पर्यावरण की पुस्तकों का शीर्षक आसपास देखना काफी उपयुक्त है। यह इस तरफ इशारा करता है कि पर्यावरण अध्ययन आसपास के संसार को प्रेक्षण खोज को खोजने से संबंधित है। शिक्षण अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति बहुत हद तक शिक्षण अधिगम के उपयोग पर ही आधारित होती है। इस प्रकार शिक्षण विधियां कक्षा में हो रही क्रियाओं की विधियां ही हैं। ठीक है, ये थोड़ा विधियों के बारे में आपकी डेफिनेशन थी। तो प्रत्येक विधि की अपनी अपनी उपयोगिता एवं सीमाएं हैं। पर्यावरण अध्ययन में अनेक विधियां बच्चों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने में सहायक होती है। ऐसा कहा जाता है कि शिशु जिन तरीकों से सीखते हैं उनमें से एक प्रेक्षण है, यानी प्रेक्षण विधि भी है, जिससे जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, सीखते हैं। आसपास की वस्तुएं देखना, उनका विश्लेषण करना तथा उस प्रेक्षण से कुछ सीखना अपने अनुभवों पर आधारित ज्ञान के निर्माण एवं पुनर्निर्माण का मूल है। यानी प्रेक्षण क्या है, प्रेक्षण है यानी बच्चे के आसपास जो भी वस्तुएं होती हैं, बच्चा उन वस्तुओं को जब देखता है फिर उनका विश्लेषण करता है और उस विश्लेषण से यानी प्रेक्षण से वो सीखता है, यानी अपने अनुभवों के आधार पर। ठीक है, यानी सेल्फ से सीखता है, तो अपने अनुभवों से सीखता है। ठीक है, तो ज्ञान के निर्माण में पुनर्निर्माण का मूल है, यानी उसने जो ज्ञान सीखा उससे वो क्या है कि दूसरे ज्ञान का निर्माण करेगा। अब बात करते हैं कि प्रेक्षण विधि के उदाहरण क्या है। तो प्रेक्षण विधि का उदाहरण है जैसे जीवन का वृक्ष। बच्चों को इस बात से अवगत कराना कि पेड़ एक भरपूर एवं जटिल जीवन जीते हैं, यानी पेड़ भी क्या है, पेड़ भी एक जटिल तरह का जीवन जीते हैं, उनका भी एक जीवन होता है। प्रत्येक बच्चे से कहें कि वह अपने लिए एक पेड़ चुने तथा उसका भली भांति प्रेक्षण करें। और आपके ईवीएस के यानी प्रश्न पूछे भी जाते हैं कि इनमें से सबसे एक बेहतर विकल्प क्या होगा। बच्चों को आप यानी पेड़ पौधों के बारे में पढ़ाओगे तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका होता है कि बच्चे एक वृक्ष का यानी पौधे का यानी उसको पोषित करें। ठीक है, तो बच्चे से कहें कि वो अपने लिए एक पेड़ का चुनाव कर सकते हैं और उसको भली भांति प्रेक्षण कर सकते हैं कि कैसे बीज से अंकुर बनता है। ठीक है, और अंकुर फूटने के बाद धीरे धीरे वो किस तरीके से वृक्ष बनता है, पौधा बनता है, इस तरीके से। फिर है आपका बादल। अब इसका उद्देश्य क्या है आपका, आकाश में बादलों की आकृतियों का प्रेक्षण करना। वह जिस दिन आकाश में बादल घिर आए हों बच्चों को बाहर ले जाओ तथा बादल देखने को कहा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि बच्चा प्रेक्षण करता है, अन्वेषण करता है, यानी अपने आप कोई चीज आंखों से देखता है, अनुभव करता है उसका। तो ये आपका प्रेक्षण है कि जैसे आप बच्चों को बादल आसमान में उनको दिखा सकते हो। ठीक है, सिर्फ किताबों में या पिक्चरों में। ठीक है, आपको बादल नहीं दिखाने हैं, बच्चों को एकदम से रियल वाली चीज से उनको अवगत कराना है। शिक्षण अधिगम की उचित विधि का चयन करना। शिक्षण अधिगम की उचित विधि का चयन दो मुख्य घटकों पर आधारित होता है जो निम्नलिखित हैं। कक्षा में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु की प्रकृति और दूसरा मुख्य घटक है जो आपको ध्यान रखना है, आपको विद्यार्थी की बड़ी अधिगम शैली। सभी विद्यार्थियों की बौद्धिक योग्यता एवं होती है, अलग अलग प्रकार से सोचते व सीखते हैं। यानी बच्चों की जो अधिगम शैली होती है, ठीक है, और बच्चों की जो बौद्धिक क्षमता होती है वो सब क्या होती है, अलग अलग होती है। बच्चे अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। तो किसी एक ही शिक्षण विधि पर जोर ना दें, यानी आपको सिर्फ एक ही शिक्षण विधि पर जोर नहीं देना है। अगर बच्चे एक शिक्षण विधि से नहीं सीखते हैं तो आप दूसरी शिक्षण विधि दूसरी शिक्षण विधि का उपयोग कर सकते हो और आपको करना चाहिए। अब प्रेक्षण विधि का उपयोग कराना। तो प्रेक्षण विधि के लिए आपको योजना बनानी होगी।
तो प्रेक्षण के माध्यम से किस प्रकार की स्थितियां, क्रियाएं और पर्यावरण से जुड़े हुए विश्लेषकों का निर्धारण करता है। वास्तविक परीक्षण करवा सकते हो आप। उद्देश्य तथा संसाधनों की उपलब्धि एवं पर्यावरणीय परिस्थितियों पर आधारित परीक्षण है सभी को एवं तकनीक का प्रयोग करना। यानी बच्चों से आप वास्तविक परीक्षण करवा के और आप कोई चीज़ उसको दिखा सकते हो। विश्लेषण एवं व्याख्या, जो भी प्रेक्षण करके रिकॉर्ड किया गया है उसका गहन विश्लेषण किया जाता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसकी व्याख्या की जा सके। ठीक है। परिणामों का सामान्यीकरण, यानी जो भी परिणाम निकल के आते हैं फिर हमें क्या करना है कि मतलब उसका प्रेक्षण विधि के बाद उसको हमें सामान्यीकरण करना है। व्याख्या तथा परिणाम देखने के बाद उन्हें सामान्यकृत विचारों, तथ्यों तथा नियमों को स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रेक्षण करने के लिए साधन, कार्यपत्र, सूचियां, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल तथा अंककांड होते हैं। अब बात करते हैं प्रेक्षण विधि की उपयोगिता की। तो बच्चों को अपना पर्यावरण खोजने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हो। ठीक है। प्रेक्षण विधि के लिए आप बच्चों से किसी भी चीज़ के लिए कह सकते हो कि आप प्रेक्षण करके यानी खुद स्वयं देख के और उसका बता सकते हो, तो बच्चे प्रोत्साहित होते हैं। प्रेक्षण विधि की उपयोगिता में आपका यानी प्रोत्साहित करती है बच्चों को पर्यावरण खोजने के लिए। प्रेक्षण के कौशलों का विकास होता है। इस विधि के माध्यम से बच्चों को देखने, सोचने तथा कड़ियाँ स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। बच्चों में जिज्ञासा का विकास एवं संतुष्टि की प्राप्ति होती है। यानी बच्चे जिज्ञासा के साथ कोई चीज़ जब खोजने के लिए देखने के लिए जिज्ञासा उनमें उत्पन्न होती है। ठीक है। और जिज्ञासा उत्पन्न होने के बाद जब वो उस चीज़ का प्रेक्षण करते हैं तो फिर उन्हें संतुष्टि की भी प्राप्ति हो जाती है। जैसे बच्चे प्रदूषण नहीं जानते हैं, ठीक है, आप उनको एक गंदी नाली दिखा सकते हो, गंदा तालाब दिखा सकते हो। बच्चे जब स्वयं से उसका प्रेक्षण करेंगे, ठीक है, ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है, आप हिंदी में नहीं समझ पा रहे हो तो इंग्लिश में समझ लो कि जब भी उसका स्वयं से प्रेक्षण करेंगे तो बच्चों को संतुष्टि भी वहाँ प्राप्त हो जाती है। इसी विधि के माध्यम से प्राप्त ज्ञान वास्तविक वस्तुओं एवं स्थूल स्थितियों से प्राप्त होता है। यानी वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है क्योंकि ये वास्तविक वस्तुओं से बच्चे को प्राप्त होता है। बच्चे समानताएं एवं विभिन्नताएं समझ पाते हैं। यानी इस तरीके से बच्चे किन दो चीज़ों में समानता है, किन किन चीज़ों में समानता है, किन किन चीज़ों में भिन्नताएं हैं, असमानता है, ये सारी चीज़ें बच्चे प्रेक्षण के द्वारा सीखते हैं। अब बात करते हैं कहानी विधि की। वीडियो थोड़ा आपको बोरिंग लग सकती है लेकिन आप वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें क्योंकि ये आपके यानी सीटेट के ईवीएस के प्रश्नों में एक बेहतर भूमिका निभाएगी। अगर आपको निगेटिव, पॉजिटिव पॉइंट और आपको शिक्षण विधियाँ, ये सारी एक ऐसी मेन चीज़ें होती हैं कि अगर ये हमें आ जाती हैं तो फिर हमारे प्रश्न कभी भी गलत नहीं होते हैं। हम पूरे 30 में से 30 प्रश्न अवश्य लेके आते हैं और मैं आपको वही टॉपिक लेके आती हूँ कि मतलब आपको सीटेट आपका पहली बार में ही क्लियर हो जाए और जो भी छात्र असफल हुए हैं तो उनका भी क्लियर हो जाए। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें क्योंकि डेली आपको इसी तरीके से वीडियो मिलती रहेंगी और अब आपको कंटिन्यूस वीडियो मिलेंगी। अब आपका कोई भी गैप नहीं होगा, तो चैनल पर बने रहें। और जैसे ही आपकी ईवीएस की क्लासें सारे आपका मतलब सब्जेक्ट ये कंप्लीट होता है उसके साथ ही हम सीडीपी की क्लासें भी शुरू कर देंगे। यानी 1 बाय 1 आपको सारी क्लासें दी जाएंगी। दूसरा है आपका कहानी विधि यानी स्टोरी मेथड। तो कहानी विधि के माध्यम से विद्यालयों में विस्तृत पाठ्यक्रम वाले विषयों का शिक्षण कराने के लिए ये विधि बहुत तो महत्वपूर्ण है। इस विधि के माध्यम से छोटे बच्चों के शिक्षण को और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। यानी ये छोटे बच्चे हैं वो कहानी सुनने में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं। कहानी का चुनाव करने के लिए निम्न बातों को ध्यान में रखना होता है। कहानी विषय वस्तु पर आधारित होनी चाहिए। यानी आप जो भी बच्चों को टॉपिक पढ़ा रहे हो, जो भी विषय वस्तु आपकी है, कहानी उसी से पर आधारित होनी चाहिए। ये नहीं कि आप बच्चों को प्रदूषण पढ़ा रहे हो और कहानी आपकी किसी और टॉपिक पर हो जाए। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कहानी बच्चों की मानसिक आय के अनुकूल भी होनी चाहिए। यानी आपके बच्चे कितने वर्ष के हैं उस हिसाब से बच्चों की कहानी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहानी यानी जो भी उनकी यानी अनुकूल नहीं होगी, ठीक है, ज़्यादा हार्ड आप भाषा का प्रयोग कर दोगे, ज़्यादा मानक भाषा का प्रयोग कर दोगे या फिर उनके अनुकूल नहीं होगी तो फिर बच्चे समझ नहीं पाएंगे। कहानी सुनते समय प्रयास करना चाहिए कि कहानी छात्र के वास्तविक जीवन से जुड़ सके। जो भी बच्चों को आप कहानियाँ सुनाएं और उनके वास्तविक जीवन से जोड़ करके आप कहानियाँ सुनाते हैं तो बच्चे जल्दी से उस चीज़ को सीख जाते हैं। और ये सारी चीज़ें ये आपके पॉजिटिव और पॉइंट होते हैं। ठीक है, यानी आपको बच्चे को प्रत्येक चीज़ ईवीएस में किस तरीके से सिखानी है, वास्तविक जीवन से जोड़ करके ही सिखानी है।
जहाँ भी बात वास्तविक जीवन से जुड़ने की आ जाए वो आपका पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। और नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट पर भी वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ उसकी। और लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा से उस पर वीडियो अवश्य दूंगी। कम उम्र के विद्यार्थियों के लिए जिस कहानी का चुनाव किया जाए वह अत्यंत स्पष्ट तथा छोटे छोटे बच्चों में होनी चाहिए। कहानी सुनाते समय शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि घटना चित्र बालकों के मस्तिष्क पर अंकित हो जाए। कहानी कहने के बाद कथानक से संबंधित प्रश्न करने चाहिए, यानी आपने जो भी कहानी सुनाई है उससे संबंधित बच्चों से प्रश्न आपको अवश्य पूछने चाहिए। और आप ईवीएस की क्लासें प्ले लिस्ट में जाकर के सारी मतलब क्लासें आप एक बार अवश्य देखें। अगर आपको सीटेट क्लियर करना है तो बहुत सारी वीडियो मैंने दे रखी हैं, एनसीईआरटी बेस सारी क्लासें हैं आपकी, वन लाइनर पर भी हैं। और आपको प्लेलिस्ट में जाकर 1 बाय 1 सारी क्लासें मिल जाएंगी। और प्लेलिस्ट आपको कैसे देखनी है, आप हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करिएगा, वहाँ से चैनल का डैशबोर्ड आ जाएगा, फिर वहाँ आप जाके प्लेलिस्ट पर क्लिक करिएगा और फिर वहाँ से आपको सारी प्लेलिस्ट एक साथ मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, कहानी शिक्षण की विशेषताएं क्या हैं। तो छोटे स्तर के शिक्षण हेतु अधिक उपयोगी शिक्षण विधि है। इस विधि में छात्रों का मनोरंजन अधिक होता है। इस विधि में छात्रों का ध्यान भी केंद्रित रहता है, क्योंकि कहानी बच्चे बहुत ज़्यादा एकदम एकाग्र होकर के सुनते हैं, एकाग्रचित्त, क्योंकि उनका इसमें इंटरेस्ट होता है, रुचि होती है। और जब हम रुचि के साथ कोई चीज़ पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हम एकाग्रचित्त अपने आप से हो जाते हैं, यानी हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता है। कल्पना शक्ति का विकास होता है एवं संवेगों का प्रशिक्षण किया जाता है, यानी बच्चे जब भी कोई कहानी सुनते हैं जो तो इमेजिनेशन करते हैं, कल्पना शक्ति का उनका विकास होता है। बालकों को अपने पर्यावरण के बारे में जानकारी भी मिलती है। इस विधि के माध्यम से बालकों के चरित्र का विकास भी होता है। अब बात करते हैं खेल विधि, और खेल विधि के यानी जन्मदाता कौन है, तो ये आपके फ्रोबेल हैं। इस विधि के प्रतिपादक फ्रोबेल माने जाते हैं। इस विधि के द्वारा प्राथमिक स्तर के छात्र मनोरंजन या खेल द्वारा शीघ्र ही अपने पाठ में रुचि लेने लगते हैं तथा सीखते हैं, इसलिए इस स्तर पर खेल विधि बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। खेल खेल में छात्र जो सीख लेते हैं वह कभी नहीं भूलते हैं। और आप पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन करिएगा, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में हमेशा देती हूँ। खेल विधि का प्रयोग आप कैसे कर सकते हो। शिक्षक को खेल विधि की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। खेल की पूर्ण तैयारी होने पर बालकों को खेल के स्थान पर ले जाना चाहिए। खेलने का स्थान किसी पार्क, बाग, विद्यालय प्रांगण में निर्धारित किया जाना चाहिए। खेल की सामग्री का चयन बालक की मानसिक, बौद्धिक एवं शारीरिक विकास के स्तर की विभिन्नताओं के अनुसार होना चाहिए। अब खेल विधि का महत्व क्या है, तो खेल विधि का महत्व है कि खेल विधि के माध्यम से स्वतंत्रता का वातावरण मिलता है, यानी बच्चे स्वतंत्र होकर खेलते हैं। वहाँ मतलब कुछ भी टीचर का उन पर कंट्रोल नहीं होता है। इस विधि के द्वारा व्यक्तित्व का विकास होता है, साथ ही छात्र के मानसिक, शारीरिक एवं सामाजिक शक्तियों का भी विकास होता है। यानी खेल विधि एक ऐसी विधि है जिसमें बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, शारीरिक भी, मानसिक भी और सामाजिक भी। मानसिक क्योंकि बच्चा प्रसन्न रहता है, शारीरिक क्योंकि गतिविधियां करता है, सामाजिक क्योंकि खेल खेलने के लिए उसको मतलब बाकी अन्य बच्चों के साथ में खेलता है, तो सामाजिक विकास भी होता है। सहयोग एवं प्रेम का वातावरण मिलता है। छात्र करके सीखते हैं जो स्थायी ज्ञान प्रदान करता है, छात्रों को क्रियाशीलता प्रदान करता है। खेल द्वारा प्राप्त स्थायी ज्ञान बालक में आत्मविश्वास जागृत करता है, यानी खेल के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो स्थायी होता है। शिक्षण प्रक्रिया तीव्र हो जाती है एवं शिक्षण में रोचकता एवं आनंद का समावेश हो जाता है, यानी बच्चे खेल में सभी बच्चों की रुचि होती है, तो इस तरीके से बच्चों की पढ़ाई में भी रुचि हो जाती है। समस्या समाधान विधि, इस विधि में मानसिक क्रियाओं पर बल दिया जाता है। अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के सम्मुख समस्या प्रस्तुत की जाती है, जिसका समाधान विद्यार्थी अपने सीखे हुए नियम एवं सिद्धांत व प्रत्ययों की सहायता से करते हैं। कठिनाइयां के स्तर का ध्यान रखकर समस्याओं का चयन किया जाता है, यानी बच्चा किस स्तर तक इन समस्याओं का समाधान कर सकता है, उसी तरीके की बच्चों के सामने समस्याएं रखी जाती हैं। समस्या समाधान विधि के उपयोग के चरण क्या हैं। समस्या की उत्पत्ति एवं चयन करना, समस्या का निवारण करना, वैकल्पिक समाधानों को खोजना, उनकी जांच करना, विचार विमर्श करके उपयुक्त विकल्प को खोजना, रणनीति पर कार्य करना एवं मूल्यांकन करना, ये इसके चरण हैं। ये 5 चरण हैं, यानी सबसे पहले हमारे पास कोई समस्या होनी चाहिए,
ठीक है, यानी समस्या उत्पन्न होगी, चयन करना है, फिर निवारण करना है, उसको खोजना है, जांच भी करनी है, ये सारी चीज़ें। समस्या समाधान विधि के लाभ, अब इसके लाभ क्या हैं? तो लाभ है आपके इस विधि के माध्यम से विषय में रुचि उत्पन्न होती है, अवलोकन क्षमता का विकास होता है, तार्किक क्षमता का भी विकास होता है एवं चिंतन शक्ति का विकास होता है। इस विधि के माध्यम से भावी जीवन में आने वाली समस्याओं को हल करने में मदद मिलती है। विद्यार्थी स्वयं सक्रिय रहते हैं, इसलिए अर्जित ज्ञान स्थायी हो जाता है। यानी हमें निष्क्रिय होकर के बच्चों को नहीं सिखाना है, हमेशा किस तरीके से सिखाना है, बच्चे को सक्रिय होकर के ही सिखाना है और स्वाध्याय की आदत का विकास होता है। समस्याओं को हल करने में मदद मिलती है और ये सारी चीज़ें हो गई। ये विधि पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं को समझने के लिए अंतर्दृष्टि के विकास में सहायक होती है। बच्चों में बहुमुखी चिंतन को बढ़ावा देने हेतु उपयोगी, समूह प्रक्रिया में बच्चों को भागीदारी के योग्य बनाने हेतु, यानी ये सारी चीजें बच्चों में आती हैं समस्या समाधान विधि से। अब है हमारी अन्वेषण विधि, यानी ह्यूरिस्टिक, जिसे खोज विधि भी बोलते हैं। और इसके जन्मदाता, इसके जनक कौन है? तो इसके जन्मदाता और जनक हैं आर्मस्ट्रॉन्ग। ह्यूरिस्टिक एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है मैं खोज करता हूँ। ये शिक्षण की एक ऐसी विधि है जिसमें विद्यार्थी अनुसंधानकर्ता के रूप में कार्य करता है। विद्यार्थी को अपने निरीक्षण तथा प्रयोग में स्वयं खोजना होता है। अध्यापक विद्यार्थियों को बहुत से क्रियाकलाप बताते हैं, फिर विद्यार्थी स्वयं प्रयोग करके निष्कर्ष निकालते हैं। यानी आपके पास क्या है कि इसमें जो बच्चा होता है, अधिगमकर्ता होता है, ठीक है, आप ऐसा भी सोच सकते हो, शिक्षार्थी होता है, कुछ भी कह सकते हो आप, तो वो स्वयं निरीक्षण करता है, ठीक है, और स्वयं ही क्या करता है? खोज करता है। अब अन्वेषण विधि के गुण क्या हैं? तो इस विधि का प्रमुख गुण ये है कि इसमें बच्चों में वैज्ञानिक सोच का विकास होता है, बच्चे सदैव क्रियाशील रहते हैं। इस विधि के माध्यम से बच्चों में प्रेक्षण करने की क्षमता का विकास होता है। अन्वेषण विधि के गुण आप देख ही पा रहे होंगे। अन्वेषण विधि के द्वारा वे आंकड़े एकत्रित करना सीखते हैं, आंकड़ों की व्याख्या करना, प्रायोगिक हल तैयार करना, अपेक्षित निष्कर्ष पर पहुंचना सीखते हैं। और अन्वेषण विधि के चरण क्या हैं? और ये आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और इनको वैज्ञानिक चरण या अन्वेषण चरण दोनों ही तरीके से आपका पूछ लिया जाता है, अन्वेषण विधि के चरण या फिर वैज्ञानिक चरण, ठीक है। समस्या समाधान के वैज्ञानिक चरण आपके क्या होंगे? तो सबसे पहले है समस्या की पहचान करना, अवलोकन और प्रयोग करना, समस्या का समाधान और मूल्यांकन करना। यानी सबसे पहले समस्या क्या है इसके बच्चे क्या करते हैं? पहचान करते हैं, फिर उसका अवलोकन करते हैं और प्रयोग करते हैं, फिर समस्या का समाधान और उसके बाद मूल्यांकन करते हैं। अब है आपकी क्षेत्र भ्रमण विधि, यानी फील्ड ट्रिप। बच्चों को आप ट्रिप पर ले जाते हो, तो इसमें क्या है? क्षेत्र भ्रमण विधि के प्रतिपादक प्रोफेसर रेन माने जाते हैं। क्षेत्र भ्रमण लोगों के एक समूह को उनके सामान्य पर्यावरण से दूर की यात्रा पर ले जाना है, जैसे कि चिड़ियाघर, बाग, उद्यान, अजायब घर के भ्रमण विद्यालय जीवन का अभिन्न अंग है। यानी ये विद्यालय जीवन का अभिन्न अंग है और बच्चों को इन जगहों पर अवश्य ले जाना चाहिए। इन भ्रमणों, ये ब्राह्मणों नहीं है, भ्रमण है। इन भ्रमणों को सफल बनाने का मंत्र यह है कि ऐसी विभिन्न क्रियाओं की योजना बनाई जाए जो कि सुखद एवं शैक्षणिक दोनों हो। यह भी महत्वपूर्ण है कि शैक्षिक भाग पर अधिक जोर न दिया जाए, यानी आपको शैक्षिक भाग पर जोर न अधिक नहीं दिया जाना चाहिए। बच्चों के भ्रमण में उन्हें आनंद के साथ भ्रमण कर देना चाहिए। उदाहरण, पौधे के अध्ययन के लिए क्षेत्र भ्रमण कराना। अब आप पौधे के अध्ययन के लिए बच्चों को क्षेत्र भ्रमण कराओगे तो आपका उद्देश्य क्या होगा? तो इसका उद्देश्य है कि बच्चे पौधों के नाम, बाहरी लक्षणों से भेद कराना सीखेंगे, उनके रूप, आकार एवं पौधों की डिजाइन में अंतर देख पाएंगे, प्रत्येक पौधों की उपयोगिता के बारे में जानेंगे। यानी बच्चे देख पाएंगे कि पौधे यानी किस तरीके से अलग अलग दिखते हैं, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई मजबूत होता है, ठीक है। इस तरीके से सबके पत्तियों के आकार अलग होते हैं और सबकी डिजाइन अलग होती है और सबकी उपयोगिताएं भी अलग होती हैं। सफल क्षेत्र भ्रमण के चरण, तो भ्रमण हेतु उद्देश्य निर्धारित करना, यानी भ्रमण कब आपका सफल होगा? तो ये तब सफल होगा जब आप क्या करोगे? तो आपको एक उद्देश्य निर्धारित करना चाहिए जब भी आप बच्चों को भ्रमण पर ले जाओ। कार्यक्रम की योजना बनाना, भ्रमण पर जाने से पहले कार्यक्रम की पूर्ण योजना बनानी होती है, जैसे सब कुछ देखने में कितना समय लगेगा, किस रास्ते से जाना है, क्रियाएं करवाने के जगह की उपलब्धता, किस प्रकार की क्रियाएं अधिगम को बेहतर करने के लिए ठीक रहेंगी। याद रहे, आप एक ही बार में भ्रमण में बहुत अधिक सीखने का प्रयास
ना करें, ठीक है। यानी बच्चों को बहुत ज़्यादा सिखाने का प्रयास आपको नहीं करना है। बच्चों को संक्षेप में बताना। भ्रमण पर जाने से पहले ही बच्चों को ये बताना महत्वपूर्ण है कि वे कहाँ जा रहे हैं, क्या देखेंगे, भ्रमण के उद्देश्य क्या हैं, क्या योजना है, भ्रमण के दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब है भ्रमण के बाद। तो भ्रमण के बाद यानी ट्रिप के बाद समाप्त होने के बाद बच्चों को एक स्थान पर एकत्रित करके संक्षिप्त मौखिक वार्तालाप की जा सकती है, या विद्यालय में आकर ऐसे सत्र की चर्चाएं, प्रश्नोत्तर, क्विज, भ्रमण के बारे में लिखना या चित्र बनाना आदि, ये सारी चीजें आप बच्चों से करवा सकते हो। फिर है आपका कार्य का मूल्यांकन करना। भ्रमण द्वारा जिन उद्देश्यों की प्राप्ति करना चाहते थे वे पूरे हुए हैं या नहीं। यदि उद्देश्य प्राप्त नहीं हुए तो उसके क्या कारण थे। महाराणा आपके बस में थे या बाहर, ये प्रिंट में मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो ये है यानी उद्देश्य आपके बस में थे या बाहर, यानी नतीजे, ठीक है। परिणाम, ये महाराणा नहीं है, परिणाम है। परिणाम आपके बस में थे या बाहर। भ्रमण के समय समूह ने कुछ ऐसा व्यवहार किया जिसकी आशा नहीं थी। क्या भ्रमण के समय परिस्थितियां सही थी, क्या समय पर्याप्त था, क्या स्टाफ पर्याप्त था। भविष्य में इससे बेहतर बनाने के लिए आप क्या अलग किया जा सकता है। फिर आपका कार्यपत्रक। कार्यपत्रक को किसी भी प्रकार के भ्रमण हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है, जैसे पार्क, चिड़ियाघर, ऐतिहासिक स्थल इत्यादि के लिए, भ्रमण के लिए। तो इस तरीके से यानी आप बच्चों को छोटे छोटे समूहों में बांट करके भी इस तरीके की स्वतंत्र रूप से बच्चों से कार्य करवा सकते हो। अब लास्ट मेथड है आपका परियोजना विधि, यानी प्रोजेक्ट मेथड। तो प्रोजेक्ट मेथड आपका किसने दिया है, तो ये आपका दिया है किलपैट्रिक। परियोजना एक पूरे दिल से की जाने वाली उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जो कि सामाजिक पर्यावरण में संपादित की जाती है। परियोजना विधि के चरण। परियोजना विधि के 3 प्रमुख चरण होते हैं जो कि इस प्रकार है। क्रिया यानी पूर्वावस्था। परियोजना कार्य की समस्या तथा उसके उद्देश्य कथन, चुनी गई परियोजना के विभिन्न पक्षों को निर्धारित करना तथा नियोजित करना, जैसे कि संसाधन, निश्चित कार्य, जोखिम, चुनौतियां, प्रलेखन आदि। परियोजना टीम को दीक्षित करना, मेलजोल बढ़ाना, भूमिका एवं कार्य को बांटना। फिर दूसरा है आपका क्रिया यानी अवस्था। परियोजना के स्रोत एवं उपकरणों की पहचान, योजना बनाना और उस पर कार्य करना। परियोजना के लिए अलग अलग संभावित क्रियाकलाप एवं कार्यों की सूची बनाना। कार्य क्षेत्र, लक्ष्य समूह की पहचान करना, उपकरणों को संचालित करना तथा तथ्य एकत्रित करने के लिए निर्देश देना। क्रियोत्तर अवस्था। तो तथ्यों को एकत्रित करने, विश्लेषण करने तथा समझने का कार्य। समस्या के समाधान की ओर जाना, अनुभव पर विचार करना, अनुभवों को प्रलेखित करना। शिक्षक की भूमिका एक संसाधक में परिवर्तित हो जाती है। शिक्षक द्वारा बच्चों को चुनाव करने, योजना बनाने, लागू करने तथा मूल्यांकन करने में दिशा प्रदान करने की आवश्यकता पड़ सकती है, ताकि परियोजना एक उद्देश्यपूर्ण एवं अर्थपूर्ण अधिगम अनुभव बन पाए। यानी आप एक जो शिक्षक है, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि एक संसाधक के यानी संसाधन के रूप में बच्चों के लिए उपलब्ध हो सकते हो। जहाँ भी बच्चे यानी आप बच्चों को सिर्फ प्रेरित कर सकते हो, ठीक है, और जो भी है वो सब बच्चे अपने आप से उस परियोजना को पूर्ण करेंगे। जैसे उदाहरण है सफाई अभियान, यानी आप बच्चों को एक ये प्रोजेक्ट दे सकते हो कि सफाई अभियान, तो बच्चे विद्यालय को साफ करने का अभियान चला सकते हैं। विद्यार्थियों के समूह एक सप्ताह के लिए प्रतिदिन विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे, अवलोकन करेंगे तथा जिस प्रकार कचरा उन्हें मिला, कितना मिला, कहाँ मिला, उसकी सूची बनाएंगे। बच्चों से खाद का एक गड्ढा बनवाएं, जो भी कचरा है तो उससे आप एक गड्ढे में इकट्ठा करके उससे खाद बनवा सकते हो। परियोजना विधि की उपयोगिताएं क्या है, यानी आप कुछ भी एक बच्चों को कार्य दीजिएगा और बच्चे उसे स्वयं से पूरा करेंगे। जहाँ भी बच्चे मतलब कठिनाई उनको अनुभव होगा तो वहाँ आप एक संसाधक के रूप में बच्चों को सलाह दे सकते हो। अधिगम के नियम, जैसे कि अधिगम हेतु तैयारी, इसका प्रभाव तथा प्रोत्साहन का घटक इस विधि में भली भांति प्रयोग होते हैं। अनुभव वास्तविक जीवन पर आधारित होता है, इसलिए लंबे समय तक बना रहता है। यानी अब बच्चे जो भी इसमें सीखते हैं, ठीक है, तो वास्तविक अनुभव के द्वारा सीखते हैं। तो ये क्या है कि उनका जो अधिगम होता है वो बहुत टिकाऊ होता है। ये कार्य अनुभव, अभिसारी चिंतन, आत्मविश्वास तथा आत्म अनुशासन का अवसर प्रदान करती है। ये अभिसारी नहीं होगा, यहाँ अपसारी होगा, ठीक है। अपसारी तो आपका बंधा बनाया होता है, अपसारी होता है थोड़ा ये क्या होता है कि यानी ये प्रिंट करने में मिस्टेक हो जाती है, ये आपका अपसारी होता है। यानी बच्चे बहुत तरीकों से क्या करेंगे कि चिंतन करते हैं।
तो ये आपका अपसारी होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें। डेली आपको अब चैनल पर वीडियो मिलेंगी कंटिन्यूअस, तो चैनल पर बने रहें। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और आपको सीटेट की तैयारी किस तरीके से करनी है, इस पर भी वीडियो मैंने बहुत सारी बना रखी है। आप उन्हें भी अवश्य देखें। प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो मतलब आप देखा करें। आपका पूरा एक सब्जेक्ट मैं कंप्लीट कराती हूँ, तो सारा सब्जेक्ट अगर आपको कंप्लीट करना है तो प्लेलिस्ट में जाके अवश्य वीडियो देखा करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।